नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसान आंदोलन के बाद उनकी मांगों पर विचार के लिए बनी समिति की सिफारिशें अभी तक नहीं आई। एमएसपी को कानूनी अधिकार देने के लिए सरकार ही ले सकती है निर्णय। कहा, स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर किसानों को दिया जा रहा है एमएसपी। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में बताया, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत देश में कुल 14 करोड़ 37 लाख हैं सक्रिय लाभार्थी। 30 नवंबर 2023 तक कुल 221 करोड़ 60 लाख कार्य दिवस किए गए सृजित। लगभग 55 लाख मछुआरों मत्स्य पालकों को रोजगार के अवसर पैदा करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने लोकसभा में बताया, महाराष्ट्र में पीएमएमएसवाई के कुल 3,351 लाभार्थी प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं काम। और कमजोर पड़ा चक्रवात मेघजौम मध्य तटीय आंध्र के ऊपर गहरे दबाव से हुआ परिवर्तित। चेन्नई के कई हिस्सों में चक्रवात के कारण भारी बारिश के बाद हुआ जल भराव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान से प्रभावित लोगों के प्रति व्यक्त की संवेदना। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसान आंदोलन के बाद उनकी मांगों पर विचार के लिए बनी समिति की सिफारिशें अभी तक नहीं आई हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार का दर्जा देने के मामले में केवल सरकार ही कोई निर्णय ले सकती है। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अभी 2.28 लाख करोड़ रुपए के अनाज की खरीद कर रही है। उन्होंने बताया कि किसानों के आंदोलन के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार का दर्जा देने सहित सभी मुद्दों पर विचार के लिए समिति बनाई गई थी। समिति की अब तक 35 बैठकें हो चुकी हैं और उसकी सिफारिशें आनी बाकी हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत देश में कुल 14 करोड़ 37 लाख सक्रिय लाभार्थी हैं और पिछले वर्ग की तुलना में इस योजना में कार्य दिवसों में बढ़ोतरी हुई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित योजना है और 30 नवंबर 2023 तक कुल 221 करोड़ 60 लाख कार्य दिवस सृजित किए गए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष में इसी अवधि के दौरान सृजित 208 करोड़ 74 लाख कार्य दिवसों से अधिक हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जिस लाभार्थी ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कार्य किया हो उसे सक्रिय लाभार्थी कहा जाता है। यदि ग्रामीण क्षेत्र के किसी परिवार का कोई वयस्क सदस्य पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान काम की मांग नहीं करता है तो वे सदस्य सक्रिय लाभार्थियों की सूची में नहीं होगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन मत्स्य पालन विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएमएमएसवाई का कार्यान्वयन कर रहा है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य लगभग 55 लाख मछुआरों, मत्स्य पालकों, मत्स्य श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य शहरी ग्रामीण आबादी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसका कार्यान्वयन 2020 और 21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए होगा। पीएमएमएसवाई का लक्ष्य मछली उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, इनपुट, मूल्य संवर्धन, रोग प्रबंधन, प्रजाति विविधीकरण, प्रौद्योगिकी, जल सेक, मछली और मत्स्य पालन उत्पादों के लिए शेल्फ जीवन का निर्माण, कुशल मछली परिवहन और विपणन सुविधाओं में वृद्धि के माध्यम से मछली किसानों की आय में वृद्धि करना है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि पीएमएमएसवाई के कुल 3,351 लाभार्थी प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं और लगभग 1,04,790 अप्रत्यक्ष रूप से राज्य में मछली पकड़ने और संबद्ध गतिविधियों में कार्यरत हैं। इसके अलावा ये अनुमान लगाया गया है कि अब तक पीएमएमएसवाई के तहत 11.46 लाख प्रत्यक्ष और 34.13 लाख अप्रत्यक्ष सहित लगभग 45.59 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।
सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किसानों का चेहरा और आधार पहचान आधारित eKYC शुरू की है। लोकसभा में प्रश्नकाल में पूरक प्रश्न के जवाब में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत धनराशि हासिल करने के लिए अनेक फर्जी प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए 13वां प्रधानमंत्री किसान कोष जारी करने के बाद नया eKYC शुरू किया गया है। करंदलाजे ने कहा कि इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है और इसे एक मोबाइल ऐप के जरिए भी पूरा किया जा सकता है। सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए 2,60,000 करोड़ से अधिक रुपए जारी किए हैं। इस योजना में हर वर्ष 6,000 रुपए किसानों के बैंक खातों में अंतरित किए जाते हैं। ये राशि 2-2 हजार रुपए की 3 बराबर किस्तों में भेजी जाती हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना देश भर में कृषि योग्य भूमि रखने वाले किसान परिवारों को वित्तीय मदद के लिए शुरू की गई थी। और चक्रवाती तूफान मिग्जॉम मध्य तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र में कमजोर हो गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात के उत्तर की ओर बढ़ने से तटीय जिलों NTR, कृष्णा, एलुरु, पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कोनसीमा और काकीनाडा में भारी बारिश हुई। चेन्नई में भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। जलभराव वाले इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए नावों और ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया। बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का अंजाम देने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। चक्रवाती तूफान मिग्जॉम से उत्पन्न होने वाले मुश्किल हालात से निपटने के लिए NDRF और SDRF की टीमों को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में तैनात किया गया है। सेना के जवान भी राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान मिग्जॉम से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया साइट X पर प्रधानमंत्री ने लिखा, मेरी संवेदनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ हैं जिन्होंने चक्रवात मिग्जॉम के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया है, खासकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में। मेरी प्रार्थनाएं हैं इस चक्रवात के मद्देनजर घायल या प्रभावित लोगों के साथ। अधिकारी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए जमीन पर अनथक प्रयास कर रहे हैं और स्थिति पूरी तरह सामान्य होने तक अपना काम जारी रखेंगे। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब स्तर पर है। वायु गुणवत्ता का स्तर 300 के आसपास दर्ज किया गया। मंगलवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार देखने को मिला था, लेकिन अगले 3 दिनों तक वायु गुणवत्ता का फिर से खराब श्रेणी में रहने के आसार हैं। इस दौरान हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी और इसकी गति 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के धीरा उपमंडल के अलग अलग पंचायतों में पहुंची। इस मौके पर लाभार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बड़े उत्साह से विकास रथ का स्वागत किया। इस दौरान लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और समस्याओं का निराकरण किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। धीरा उपमंडल के घगलखास, कुहाना, धीरा और नौरा पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान विकास रथ में LED के जरिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई और योजनाओं से संबंधित समस्याओं का निराकरण भी किया गया। साथ ही लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इस मौके पर भाजपा के विकास धीमान, देशराज शर्मा, हंसराज, चंद्रवीर कटोच, प्रताप पठानिया, राजकुमार, स्थानीय लोग व लाभार्थी उपस्थित रहे। योजनाओं की जानकारी और लाभ पाकर लाभार्थी बेहद खुश नजर आए। उनका कहना था कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आई है। उन्हें बिना किसी परेशानी के सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पहले हमें लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ती थी, बहुत धुआं लगता था और बहुत समय लगता था। सरकार की तरफ से जो हमें उज्ज्वला गैस योजना मिली है, तब से हमारा काफ़ी समय बचा है, इसलिए मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ। केंद्र सरकार ने अपनी योजनाएं हर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शुरू की हैं।
लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे में विकसित भारत संकल्प यात्रा उनके पास जाकर योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनका लाभ भी जन जन तक पहुंचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन पंजाब के मानसा गांव पहुंची। उद्देश्य था केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना। सरकार की नीतियों से जनता को अवगत कराया जा रहा है, जिससे कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंच सके और उनका लाभ उठा सकें। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों को भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भटिंडा जिले के दियोन गांव में विकसित भारत यात्रा की वैन पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने वैन का जोरदार स्वागत किया। पंजाब समेत देश के विभिन्न हिस्सों में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। यात्रा के दौरान सूचना, शिक्षा और संचार जागरूकता वैन देश के कोने कोने में पहुंच रही है। ये वैन केंद्र सरकार के प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के साथ साथ जागरूकता भी बढ़ा रही है, ताकि अधिकतम लाभार्थी केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठा सकें। विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन मानसा जिले के गांव खड़क सिंह वाला, बुर्ज राठी, रोडकी, सरदुलेवाला, बहादुरपुर, किशनगढ़, सईदेवाला पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के बारे में उचित जानकारी दी गई। विभिन्न वर्गों को लाभान्वित कर जानकारी प्रदान की गई। इस विशेष जागरूकता वैन के माध्यम से इन गांव के लाभार्थियों को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए वैन पर उपलब्ध स्क्रीन, प्रचार सामग्री, वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। भटिंडा जिले के दियोन गांव में वैन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। अधिकारियों ने इस अवसर पर आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और मातृ वंदना योजना के लिए नए लाभार्थियों के नाम भी पंजीकृत किए गए। ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਯੁਵਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮਸ ਬਾਰੇ ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੀਐਮ ਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਇੰਡੀਆ 3rd ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। मनरेगा के लाभार्थियों और आयुष्मान कार्ड के तहत दीनानगर के गांव कोट भल्ला के निवासियों ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री अन्न योजना, विधवा पेंशन, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं के लिए मोदी सरकार का धन्यवाद किया। सरकार ने बेरोजगारी साडे बहुत बेरोजगारी सी, सानू सरकार ने काम दिता ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਵਾਰੀ ਵੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 6000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। PMMY ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾप्त ਹੋਇਆ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को इस यात्रा की शुरुआत की थी। पंजाब में इस यात्रा के पहले चरण की शुरुआत 22 नवंबर को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब भवन चंडीगढ़ से जागरूकता वैन रवाना करके की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वाराणसी में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत यात्रा की वैन आम लोगों को अभियान से जोड़ने का काम कर रही है। इसी क्रम में वाराणसी के सारनाथ वार्ड के सलारपुर में विकसित भारत वैन के पहुंचने पर जनता ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि, स्वयं सहायता समूह और बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉलों पर खासी भीड़ देखी गई। यात्रा का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस मौके पर लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मंडियों में क्या रहा भाव। इन दिनों मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में धान के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। पुलपल्ली, कोटा और बहराइच मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं दहेगाम मंडी में भाव नरम रहे, जबकि तखतपुर मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की तखतपुर मंडी में 4 दिसंबर को धान का भाव रहा 2183 रुपए।
5 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2183 रुपए पर बना रहा। गुजरात के दहेगाम मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 दिसंबर को धान का भाव था 2280 रुपए। 5 दिसंबर को इसके सौदे 5 रुपए लुढ़क कर 2275 रुपए पर हुए। केरल के पुलपल्ली मंडी में 4 दिसंबर को धान का भाव था 2220 रुपए। 5 दिसंबर को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 2230 रुपए पर हुए। राजस्थान की दूसरी मंडियों के मुकाबले कोटा मंडी में मंगलवार को सबसे ज्यादा आवक देखने को मिली। वही बात भाव की करें तो 4 दिसंबर को यहाँ धान का भाव था 3700 रुपए। 5 दिसंबर को इसके सौदों में 100 रुपए का उछाल आया और भाव 3800 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में 4 दिसंबर को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 2000 रुपए। 5 दिसंबर को इसके भाव 50 रुपए मजबूत होकर 2050 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात के दाहोद मंडी में 4 दिसंबर को सोयाबीन का भाव था 5000 रुपए। 5 दिसंबर को इसके भाव में 25 रुपए की नरमी आई और भाव 4975 रुपए पर आ गया। धोराजी मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 4 और 5 दिसंबर को सोयाबीन 4505 रुपए पर बिकी। राजस्थान की कोटा मंडी में 4 दिसंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4750 रुपए। 5 दिसंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 4750 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राज्य की ही उदयपुर मंडी में 4 दिसंबर को सोयाबीन का भाव था 4700 रुपए। 5 दिसंबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 4700 रुपए पर हुए। वही बात कुल तिलहन की करें तो इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। सोयाबीन की पैदावार पर नजर डालें तो कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। और अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की और जान लेते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं की बुआई जारी रखें। साथ ही खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। यहाँ के किसान बासमती धान की कटाई कर ले। वहीं मध्यवर्ती क्षेत्र में गेहूं, सरसों, मटर
और चने की बुआई मौसम साफ होने पर ही करें। इन इलाकों में जड़ वाली फसलों में निराई गुड़ाई भी स्थगित रखें। घाटी समशीतोष्ण क्षेत्र में प्याज और लहसुन की रुपाई की जा सकती है। बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ के किसान पत्ता गोभी और फूल गोभी की रुपाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में प्याज की बुआई करें। यहाँ की घाटियों और निचली पहाड़ियों में गेहूं की जल्द पकने वाली किस्मों की बुआई करें। साथ ही पर्वतीय इलाकों में गेहूं की बुआई का काम कर लें। वहीं उप आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं और जौ की बुआई जारी रखें। उत्तराखंड के किसान गन्ने की 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई का काम कर लें। साथ ही मौसम पूर्वानुमान के आधार पर जरूरत के अनुसार गन्ने की फसल में सिंचाई करें। इसके अलावा अरहर और राजमा की पक चुकी फसल की कटाई कर अच्छी तरह सुखाकर मड़ाई कर लें। साथ ही साथ प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। रबी सीजन के दौरान तिलहनी फसलों में सरसों का महत्वपूर्ण स्थान है। सरसों को पानी की कम जरूरत होती है, यानी सीमित सिंचाई की दशा में भी ये अधिक लाभदायक है। उन्नत विधियां अपनाकर अधिक पैदावार ली जा सकती है। इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सरसों के खेत में पानी नहीं ठहरना चाहिए। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 3 से 4 किलो बीज काफी है। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम के लिए बुआई से पहले ही फ्लूकोलोरोलिन की 2.2 मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़कें। इसकी जगह पेंडामेथिलीन 30 EC की 3.3 लीटर मात्रा को इतने ही पानी में मिलाकर छिड़क सकते हैं। इसके अलावा बुआई के 15-20 दिन बाद घने पौधों को निकाल दें और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर का फासला कर दें। सरसों में सफेद रतुआ नाम की बीमारी हो सकती है। इससे बचाव के लिए प्रति किलो बीज को 2 ग्राम थीरम से उपचारित करें। थीरम को पानी में मिलाएं और फिर इस घोल को बीज पर छिड़क दें। ऐसा करना बीज जनित रोगों से बचाव के लिए जरूरी है। सरसों को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी फलियों में दाना भरते समय करनी चाहिए। जाड़े के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो दूसरी सिंचाई भी नहीं करनी पड़ती। बुआई से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और खास खबरों पर। खास खबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सांसदों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नो बीजेपी यानी भाजपा को जानो पहल के तहत भारत दौरे पर आए केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात की। डीएमके सांसद डीएनवी सांथल कुमार एस की विवादित टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत की संस्कृति के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने डीएमके सांसद डीएनवी सांथल कुमार एस के विवादास्पद बयान पर करारा हमला बोलते हुए देश से माफी मांगने को कहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चक्रवाती तूफान मिगजॉम से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। एस.के. स्टालिन ने लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। तेलंगाना में मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के नाम पर मोहर लगाई है। नाम घोषित होने के बाद मनोनीत मुख्यमंत्री और राज्य पार्टी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मुलाकात की। मिजोरम में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहामा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के बोरवेल में गिरी 5 साल की बच्ची माही ने दम तोड़ दिया है। लगभग 10 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए देर रात बच्ची को बाहर निकाला गया था, लेकिन इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई।
श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम के 5 वर्षीय बाल रूप की पत्थर की खड़ी प्रतिमा 4 फीट 3 इंच का निर्माण अयोध्या के 3 स्थानों पर किया जा रहा है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया कि देश की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।